अ सिक्स्थ ऑफ ह्यूमैनिटी, इंडिपेंडेंट इंडियाज डेवलपमेंट ओडिसी। यह पिछले 75 वर्षों के भारत के विकास की कथा कहती है। हमने कहा हम वी विल टेक अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू एंड पॉलिटिक्स भी है, इकोनॉमिक्स भी है। हम जानते हैं कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, और चौथा होता है मीडिया। आप कहते हैं कि भारत को देखने के लिए 75 वर्षों की विकास यात्रा के लिए 4 स्तंभ आपको देखने होंगे। एक है भारत मॉडर्न स्टेट को बना रहा है, दूसरा है एक इकोनॉमी यानी कि मार्केट को तैयार कर रहा है, तीसरा स्टेट को बना रहा है जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, चौथा है समाज को भी परिवर्तित कर रहा है। इंडिया में क्या यूनिक, मतलब ये जो चैलेंजेस थे जो अर्ली पॉलिसी मेकर्स के, उन्होंने ये भी तय किया कि ये जो 4 स्तंभ या जो 4 ऑब्जेक्टिव्स थे, दे हैव टू डू इट थ्रू डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। अभी भी हम रोड्स, हाईवेज पर इतना ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फुटपाथ्स पर, लेकिन गरीब आदमी गाड़ी को थोड़ी नाली पर। इसमें जो है हमने किताब में लिखा है कि पब्लिक गुड्स ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट सब्जेक्ट्स थे। पर जब एक्सपीरियंस महसूस हुआ 30, 40, 50 साल के बारे में कि ये रिटर्न इसके बिल्कुल नेगेटिव है या बहुत कम है, वी वर नॉट एबल टू एग्जिट दोज पॉलिसीज। एंड हम ये कहते हैं कि रीज़न इज़ ये माए बाप सरकार की, सब चाहते हैं कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बने रहे, इसको टच नहीं करना। अभी लास्ट 10-15 साल में जो आपने कहा क्या क्रिटिसिज्म है, जो पहले हमने जो अचीवमेंट्स करी, जैसे नेशन बिल्डिंग की, फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी की, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस की, दैट नाउ आर शोइंग साइंस ऑफ डिटीरियरेटिंग इन द लास्ट 10-15 years. What is the one thing we have an excess of? It's people. What is the one thing we have most underinvested in? People. Is people. Why have we most underinvested in the one thing we have the most of? And second, if you do not trust your own people, how are you going to build your country? तो हम ये नहीं कह सकते that India is not capable of growing like China. It's just that only 1/3 of the population was able to grow like China. Then सवाल उठता है कि क्यों? And those are the things we need to focus on. दोस्तों, संवाद के इस एपिसोड की शुरुआत मैं एक संवाद से करता हूं जो 2 किताबों के बीच, या कहें तो कुछ लेखकों के बीच हुआ था। कई बरस पहले एक किताब आई थी जो आज़ादी के बाद के भारत के राजनीतिक इतिहास की कथा कहती थी। उस किताब को पढ़ते हुए 2 विद्वानों को लगा, क्यों ना ऐसी ही एक किताब लिखी जाए जो आज़ादी के बाद के भारत के आर्थिक इतिहास की कथा कहे। पहली किताब थी रामचंद्र गुहा की इंडिया आफ्टर गांधी, और अब जो किताब आई है वह किताब है अ सिक्स्थ ऑफ ह्यूमैनिटी, इंडिपेंडेंट इंडियाज डेवलपमेंट ओडिसी। यह पिछले 75 वर्षों के भारत के विकास की कथा कहती है। और जब ये कथा सुनाती है तो यह विकास को सिर्फ जीडीपी ग्रोथ रेट में नहीं बांधती, यह विकास को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखती है, जिसमें समाज है, लोकतंत्र है, राष्ट्र है और स्टेट है और उसके इंस्टीट्यूशंस हैं। इस किताब को लिखा है हमारे 2 बड़े विद्वानों ने, प्रोफेसर अरविंद सुब्रमण्यम और प्रोफेसर देवेश कपूर। प्रोफेसर सुब्रमण्यम, प्रोफेसर कपूर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दर्शकों को बताऊंगा, प्रोफेसर सुब्रमण्यम और प्रोफेसर कपूर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में बहुत ऊंचे पदों पर रह चुके हैं। प्रोफेसर सुब्रमण्यम बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, और प्रोफेसर कपूर बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, यानी कि राजनीतिक विज्ञानी हैं। और इसके साथ साथ प्रोफेसर सुब्रमण्यम भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी रह चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान। शुरू आप बताएंगे कि किस तरह से इस किताब के बीज आपके भीतर पड़े? तो जैसे आपने कहा, देवेश और हम ये लिखने के लिए करीब 5 साल लगा है इसको लिखने के लिए, पर हम लोग इस विषय पे
10-15 साल से बात कर रहे हैं, क्योंकि देवेश पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं प्राइमरीली, मैं प्राइमरीली इकोनॉमिस्ट हूँ, और इंडिया की जो डेवलपमेंट हिस्ट्री है, दोनों वी हैव बीन वेरी इंटरेस्टेड इन दिस बहुत सालों से। और फिर मैं जब चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र था तो ऐसे लिखना पड़ा भारत के बारे में, एंड हम दोनों को ऐसा लगा कि जैसे रामचंद्र गुहा की जो किताब इंडिया आफ्टर गांधी, उसकी ये खास बात है कि जैसे आपने कहा कि क्या 75 इयर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वैसे ही लिखें, जो बहुत ही रिगरस है, बहुत डेटा है उसमें, रिसर्च है ओरिजिनल, पर ऐसे लिखें कि आम रीडर को मतलब पहुंच सकती है। एंड इन दैट सेंस रामचंद्र गुहा's बुक वाज एन इंस्पिरेशन। तो इसी हमने, और अगर आप देखेंगे जो किताब है इंडिया पे इसी विषय पे, ऐसे नहीं है कि पहली किताब है ये आर्थिक राजनीति पे। मैंने कहा एक जो आम जनता को संबोधित करने का सपना देखती है। हाँ, दैट्स ट्रू। क्या हम ये कह सकते हैं? वेल, वो आप कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते वो आप दूसरों को कहना पड़ेगा। पर ये ज़रूर है कि बहुत किताब इस विषय पे है, पर वो या तो नैरो फोकस है उनका, जैसे पॉलिटिक्स या इकोनॉमिक्स या स्ट्रैटेजी, जियो स्ट्रैटेजी। हमने कहा वी विल टेक अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू, एंड पॉलिटिक्स भी है, इकोनॉमिक्स भी है, और ये है कि इसमें जैसे इसमें बहुत सारा डेटा हमने कंपाइल किया, जो भी 75 साल के लिए डेटा है उस पर कंपाइल किया, उस पर रिसर्च किया, और देन हमने कहा जो डेटा है दैट शुड ड्राइव द आर्ग्यूमेंट, नॉट द अदर वे अराउंड। आप जो कह रहे हैं कि इसमें कई सारे तत्व हैं इकोनॉमी के साथ साथ, तो मैं उसे इस तरह देखना चाहूँगा कि आप जो विकास की परिभाषा यहाँ देते हैं वो सिर्फ जीडीपी ग्रोथ रेट तक नहीं है, वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव देते हैं। और आप एक गजब का तर्क देते हैं यहाँ। हम जानते हैं कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, और चौथा होता है मीडिया। आप कहते हैं कि भारत को देखने के लिए 75 वर्षों की विकास यात्रा के लिए 4 स्तंभ आपको देखने होंगे। एक है भारत मॉडर्न स्टेट को बना रहा है, दूसरा है एक इकोनॉमी यानी कि मार्केट को तैयार कर रहा है, तीसरा स्टेट को बना रहा है जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, चौथा है समाज को भी परिवर्तित कर रहा है। तो आप एक तरह से हमें 4 पिलर्स देते हैं। अब तक हम उन 4 पिलर से देख रहे हैं, आप इन 4 पिलर्स को देखते हैं। प्रोफेसर कपूर, आप बताएं कि ये 4 पिलर्स आपने क्यों चुने, ये फ्रेमवर्क कैसे लिया भारतीय विकास यात्रा को देखने का? ये काफ़ी तो मतलब रिसर्च जब कर रहे थे तो उसी से ये संभावना हुई कि देखो, जब हमने देखा कि नया देश उनके नेताओं के पास, पॉलिसी मेकर्स के पास एक सिंगल ऑब्जेक्टिव कभी नहीं होता है, क्योंकि जिसे बोलते हैं कि इकोनॉमी तो बनानी है, लेकिन स्टेट बिल्डिंग भी करनी है, नेशन बिल्डिंग भी करनी है, क्योंकि इंडिया की कितनी डाइवर्सिटी थी और हमारी समाज इतनी हायरार्किकल थी। तो समाज का परिवर्तन करना was a constitutional obligation। लेकिन ये चारों टास्क जो थे could not be done sequentially, they have to be done in parallel, together, सब एक साथ। so you cannot understand one unless you are seeing the other objectives as well। और इसमें जस्ट टू ऐड करें, अगर आप इकोनॉमिक्स देखेंगे उसमें बड़ा स्टेट है और मार्केट्स है, बहुत सारे इस पे चर्चा होती है, डिस्कशन होती है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं नहीं पर इसमें तो सोसाइटी भी समाज बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे इंडिया में का समाज तो है जाति, रिलीजियस डिफरेंसेस, ये सब है।
तो ये नहीं कह सकते हैं कि डेवलपमेंट की जो जर्नी है, विकास की जो यात्रा है, कैन निगलेक्ट दैट। और कैसे एक नेशन बनाना, क्योंकि नई नेशन है। अगर आप यूरोपियन एक्सपीरियंस या वेस्टर्न एक्सपीरियंस को देखेंगे और इवन अदर एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे देश जो पैदा हुए हैं दे डिडंट लास्ट वेरी लॉन्ग बिकॉज एक सेंस ऑफ नेशनहुड नहीं हो पाया। आप सोवियत यूनियन को देख लीजिए। सोवियत यूनियन वाज कंपोज्ड ऑफ मेनी रिपब्लिक्स, बट 1990s में यूगोस्लाविया में, पाकिस्तान में, और बहुत ऐसे बहुत है, सूडान भी है, कॉन्गो भी है, बहुत सारे हैं। तो यू कैन नॉट, अगर विकास की यात्रा स्टडी करनी है तो इसको करनी है। बट इंडिया में क्या यूनिक, मतलब ये जो चैलेंजेस थे जो अर्ली पॉलिसी मेकर्स के, उन्होंने ये भी तय किया कि ये जो 4 स्तंभ या जो 4 ऑब्जेक्टिव्स थे, दे हैव टू डू इट थ्रू डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। अगर आप वेस्ट देखेंगे, द वेस्टर्न एक्सपीरियंस, उसमें डेमोक्रेसी पहले नहीं शुरू होता है। वो पहले थोड़े लोगों को वोट मिलता है, और फिर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जो लोगों को वोट मिलती है या अदर फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ चलता है, यू नो। पर हमने तय किया कि all 4 transformations, but also under democratic politics. मैं थोड़ा सा 47 से पीछे जाऊंगा। जिन 4 स्तंभ की पिलर्स की अपन बात कर रहे हैं, क्या हम उन मूल्यों को, लेट्स कॉल देम वैल्यूज, दीज 4 वैल्यूज, क्या आप उन्हें इंडियन नेशनल मूवमेंट में ट्रेस करना चाहेंगे कि शायद यही आइडियल्स थे कि जब 19वीं सदी के अंत में हमारा नेशनल मूवमेंट जोर पकड़ रहा है, तो वो नेशनल मूवमेंट भी है, एक नेशन का भी निर्माण करना है, समाज का भी निर्माण करना है। साथ साथ हम जानते हैं 30 मई हम लोगों ने 1930 में एडल्ट फ्रेंचाइज की बात हो गई थी। तो ये क्या 47 के बाद जो जिन आदर्शों को या जिस फ्रेमवर्क को चुना, क्या वो वही था लगभग जो पिछले 50-70 साल से जो हमारा आंदोलन चला आ रहा था, वो उसमें परिलक्षित होता था, इको होता था उसमें? डू यू सी इन दैट? Some things for sure. And हमारी एक बहुत बेनिफिट थी कि इंडिपेंडेंस के पहले 30-40 साल काफ़ी डिबेट्स थी, different ideologies, not just Congress, but more widespread. Across. And that helped in the thinking of what the goal of independence should be. But there were clear differences also. Differences between, say, Gandhi ji and Nehru on the development priorities. One was more rural, one was a weak state, one preferred a central state, industrialization. Some of these things got resolved because Gandhi ji died early, and so it took a particular path. Some happened because of how independence took place. The centralization came because of the disorder and violence of partition, and the reaction that without a strong centralized state, look at the chaos you can get. So some things were carried across in continuity, but some things were also different because of circumstances. जो आपने continuity की बात कही वो बिल्कुल सही है, because even if you look at the debates around the constitution, हम पहले चैप्टर में what were the fateful choices जो किए हैं, those reflected one जो आपने भी बात करी, but ये भी आई थिंक मानना पड़ेगा कि दे ऑल्सो रिफ्लेक्टेड सम ऑफ द आइडियोलॉजीज ग्लोबली, आइडियाज़ ग्लोबली। ये नहीं है कि हमने सिर्फ हमारे एक्सपीरियंस से सब कुछ प्रिपेयर किया। जैसे प्लानिंग है, जो हमारे नेहरू जी ने ही चोज प्लानिंग ओवर मार्केट्स, एंड ही ऑल्सो चोज कि फॉरेन कंपटीशन नहीं करेंगे, हम टैरिफ्स लगाएंगे, ये करेंगे, और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे एम्फोसिस करेंगे एज अपोज टू एग्रीकल्चर. These were ideas that were picked up from the Soviet Union, China, और जो वेस्ट की जो एक्सपीरियंस थी. So it is a combination of the freedom struggle,
a combination of what happened, partition, those things. इसीलिए हम and society also, let's not forget, ये सिर्फ पिछले 40 साल के नहीं, पर 4000 साल का जो समाज का जो इम्पैक्ट है, या कास्ट हुआ या रिलीजन हुआ, उसके भी और उसमें ये था कि वेरी कॉन्शियसली सम डिसाइड कि इसको बदलना है, समाज को बदलना, ये नहीं है कि वी एक्सेप्ट व्हाट इज इन सोसाइटी फॉर 4000 years. And as Devesh said, those very rich debates that took place, Mahatma Gandhi ji, Nehru, Ambedkar, Patel, different dimensions, and very rich, and I think and जो choices हुए थे, they had some serious long-term consequences. And किताब में हम try and trace out those concepts. मैं उन चॉइसेस पर आता हूँ. आपने लिखा है, एक शब्द प्रयोग किया, प्रिकॉशस, भारतीय लोकतंत्र की यात्रा को. इसका अर्थ होता है, अपने दर्शकों के लिए बताऊंगा, असामयिक, जो समय से पहले हो जाए. आप लिख रहे हैं कि डेमोक्रेसी बिफोर डेवलपमेंट, लोकतंत्र पहले आ गया, विकास बाद में आता है. आप लिखते हैं पहले हाई स्किल्ड सर्विसेज आ जाती हैं, लो स्किल्ड मैन्युफैक्चरिंग बाद में आती है. ऐसे ही आप लिखते हैं ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट एलिट्स को मिलने लग जाता है, मासेस उसमें एंटी की जोड़ बहुत देर तक पाते हैं. तो ये जो विरोधाभास हैं, सारे पैराडॉक्सेस भी हैं, लेकिन ये एक चॉइसेस भी रही हैं पॉलिसी मेकर्स की. तो इन्होंने किस तरह से हमारी ग्रोथ डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी को निर्धारित किया है इन पैराडॉक्सेस ने? तो देखिए, जस्ट टू पिक अप ऑन वन इकोनॉमिक चॉइस जो है, हमने पहले आपने कहा डेमोक्रेसी बिफोर डेवलपमेंट, उसके भी बहुत कॉन्सिक्वेंसेस थे. हम बातचीत कर सकते हैं, देवेश विल स्पीक टू दैट. पर मान लीजिए जो हमने चूज़ किया, सर्विसेज ओवर मैन्युफैक्चरिंग, हाई स्किल ओवर लो स्किल, इसके तो पहले 30 साल तो काफ़ी इकोनॉमी वीक रही, ज़्यादा मतलब एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ, ग्रोथ रेट भी it was good but nothing compared to what many other countries achieved. और फिर 1980 के बाद और 1991 के बाद परिवर्तन हुआ उसमें, because we had a crisis in 91, हमने वो जो choices थे हमने बदले, we went more towards markets. पर ऐसा है कि जो हमने जो हाई स्किल को स्ट्रेस किया, that persisted, that remained even after liberalization. So one consequence of that was we have not been able to provide formal sector, reasonably well-paying jobs for our population. क्योंकि high skill services जो है, it really provides formal jobs for a few. So that consequence was like that. The second thing is that जो आपने कहा कि because हमारी इतनी हाई स्किल टैलेंट थी, जब when the US relaxed its immigration policies, काफ़ी चली गई, but then वो उनको बहुत फ़ायदा हुआ, मे बी भारत को भी फ़ायदा हुआ, देवेश उसके बारे में बहुत लिखे हैं. पर हम जो एक्सपोर्ट नहीं कर पाए लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग, जैसे चाइना ने किया या कोरिया ने किया, अभी वियतनाम कर रही है, बांग्लादेश ने भी किया था. And that was a conscious choice क्योंकि हमारी lots of reasons why हम low skill manufacturing और export नहीं कर पाए. And so even today you can see the consequences कि employment जो problem है, it is a long standing problem. ये नहीं है कि अभी employment crisis है, बहुत. The other one last thing I'll say, and then जो आपने जो असमय कहा था, precocious के लिए असामयिक, उसका प्रिकॉशनस जो हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, वी यूज़ इट इन अ ब्रॉडर सेंस. ये है कि जो हमारे जो पॉलिसी चॉइसेस थे, हायर एजुकेशन ओवर लोअर प्राइमरी एजुकेशन, पॉपुलेशन कंट्रोल ओवर पब्लिक हेल्थ, जैसे सोशल वेलफेयर जो करना था वो किया, पर इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन ने, दैट वाज आल्सो हम कहेंगे कि असाधारण चॉइस था, क्योंकि बाकी जैसे चाइना देखिए या ईस्ट एशिया देखिए, उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन एम्फसाइज किया, उन्होंने पब्लिक हेल्थ एम्फसाइज किया. सो द प्रिकॉशंस टर्म हम यूज़ करते हैं
जैसे आपने कहा असमय, बट ऑल्सो पॉलिसी चॉइसेस which skewed, favored some and neglected some. And the broad impact was that जो broad based development होना था वो नहीं हो पाया. सबसे इसमें सबसे नहीं तो एक सरप्राइजिंग फीचर कि वैसे हमारी रेटरिक और ओरिएंटेशन थी सोशलिस्ट कंट्री, लेकिन हमने पब्लिक गुड्स पर एम्फेसिस बहुत कम दिया. पब्लिक गुड्स का एग्जांपल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, पुल, प्राइमरी एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ. अभी भी हम रोड्स हाईवेज पर इतना ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फुटपाथ्स पर, लेकिन गरीब आदमी गाड़ी को थोड़ी नाली पर सैनिटेशन और पानी अब पिछले 10 साल से. लेकिन सोशलिस्ट फेज में पानी और सैनिटेशन पर फैक्ट्री खड़ी करी हमने बहुत. हाँ, तो हम IITs बन रही है नेहरू के समय, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया. लेकिन इसमें जो है हमने किताब में लिखा है कि पब्लिक गुड्स ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट सब्जेक्ट्स थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के नहीं थे. कॉन्स्टिट्यूशन इसमें स्टेट्स का हर पॉलिटिकल पार्टी, ज़्यादातर केरला को छोड़ दीजिए जहाँ लेफ्ट फ्रंट वगैरह ने काफ़ी किया, लेकिन स्टेट्स ने इसकी सबसे ज़्यादा निगलेक्ट हुई है, क्योंकि ज़्यादातर पब्लिक गुड्स कॉन्स्टिट्यूशन हैव टू बी सप्लाइड बाय द स्टेट्स. लेकिन सेंटर डायरेक्ट तो कर ही सकता था. सेंटर का काम ही यही है. अगर एक और आपकी किताब की खासियत है कि आप अगर दो ब्रॉड फेज अगर अपनी इकोनॉमी के देखे जाएं, सोशलिस्ट फेज जो आपने कहा, उसके बाद वाला कोट अनकोट रिफॉर्मिस्ट फेज, आप दोनों ही समय को क्रिटिक करते हैं, दोनों ही समय की खामियों की भी चर्चा करते हैं. आप बताएं जरा, दोनों ये जो वक्फे हैं, दोनों पीरियड्स हैं, उसकी क्या क्या समस्याएं थी, पहले की क्या दूसरे ने पहले को सुधार दिया? पहले फेज में ये मानना पड़ेगा, जो हमने पहले शुरुआत करी इस चर्चा में, जो नेशन बिल्डिंग, जो डेमोक्रेसी हुआ, और एक चीज़ हम बताते हैं कि हर वेस्टर्न नेशंस में जब नई नेशन मतलब क्रिएट किया गया तो उसमें काफ़ी वायलेंस रहा है. तो स्टेट बिल्डिंग जो है इतिहास में हर जगह स्टेट बिल्डिंग इज एक्कम्पनीड विद वायलेंस. आप चाहे कोरिया, चाइना देख लीजिए, चाहे USA देख लीजिए, कोलंबिया, ब्राज़ील, मेक्सिको, हर जगह स्टेट बिल्डिंग. कोर्शन आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, इस पार्ट ऑफ आवश्यक है. लेकिन रिलेटिवली स्पीकिंग हमारे वहाँ भी कोर्शन हुआ है और हो रहा है, लेकिन रिलेटिवली स्पीकिंग हमारे वहाँ जो वायलेंस थी इससे अत्यधिक कम थी, क्योंकि हमने इसका जो है बहुत बेनिफिट मिला टू डेमोक्रेसी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. तो पहले फेज में ये हुआ, पर वी निग्लेक्टेड आवर इकोनॉमी. और जब हमने पहले कहा ये इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ या पब्लिक हेल्थ हुआ या प्राइवेट बेसिक एजुकेशन हुआ, वो सब निगलेक्ट हुए पहले फेज में. बट ये जो इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेसी, ऑर्डर, स्टेट बिल्डिंग, ये सब अच्छा चला. रिफॉर्म फेज में द आयरनी, रिफॉर्म फेज में ये है कि पहले तो ग्रोथ बढ़ी. हम कहते हैं कि ग्रोथ के कारण सब कुछ बदला इंडिया में. ये नहीं है कि सिर्फ ग्रोथ हुई, लोगों को चीज़ें मिली कंज्यूम करने के लिए. एजुकेशन जो है, जो इम्प्रूवमेंट हुई वो रिफॉर्म फेज में हुई. जैसे द कास्ट बैरियर्स जो है, बिकॉज देयर वाज मोर मोबिलिटी, ग्रोथ का उस पर भी अच्छा असर पड़ा. तो रिफॉर्मिस्ट फेज में ये काफ़ी मतलब स्ट्राइड्स हुए. बट वी से दैट इन द सेकेंड फेज, स्पेशली इन द लास्ट 10-15 years, जो
ये जो हमने करी, और ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट जो सोशल वेलफेयर स्टेट जो हुई, वो दैट मेड बिग प्रोग्रेस इन द सेकंड फेज. बट अभी लास्ट 10-15 साल में जो आपने कहा क्या क्रिटिसिज्म है, जो पहले हमने जो अचीवमेंट्स करी, जैसे नेशन बिल्डिंग की, फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी की, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस की, that now are showing signs of deteriorating in the last 10-15 ड्यूरिंग years. द मोदी एरा के समय हो रहा I है. mean, it's more long term, but you know, Some institutions had been. मैंने पहली किताब पब्लिक इंस्टीट्यूशंस पर मैंने प्रताप बानू मैदा के साथ करी थी जब मैं हार्वर्ड में था. तो वो हमने वो काम 202 पर हमने शुरू किया. तब से हम देख रहे थे कि वीकनिंग इंस्टीट्यूशंस की हो रही है. पिछले 10 साल में थोड़ा एक्सेलरेशन हुआ है. एक चीज़ और हुई है पिछले वर्षों में कि नागरिक को लाभार्थी में तब्दील किया जा रहा है. वो बेनिफिशियरी है, उसका पास अधिकार नहीं है, अब उसे लाभ दिया जाएगा, लाभार्थी बनाया जाएगा. पहले अधिकार था. ये थोड़ा आप I would like to little bit disagree with you. बताएं. हाँ. क्योंकि देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मिली हैं, जो हम इसका वी यूज़ द फ्रेज न्यू वेलफेयरिज्म, जैसे चूल्हा, टॉयलेट, बैंक अकाउंट, पानी, बिजली एक्सेट्रा. एक ज़माने में डेवलपमेंट थियोरी, हम जब डेवलपमेंट पढ़ते थे 70s और 80s में, कहते थे फ्रॉम अ लेफ्ट पर्सपेक्टिव बेसिक नीड्स अप्रोच टू डेवलपमेंट, कि सब लोगों को दे मस्ट हैव द बेसिक नीड्स. एंड इन फैक्ट आप ये भी कह सकते हैं कि जो अमर्त्य सेन का जो फिलॉसफी है, बेसिक कैपेबिलिटीज अप्रोच, की एवरीवन मस्ट हैव द कैपेबिलिटी टू डू दीज थिंग्स. हैविंग दीज, ऑफ कोर्स, और यू आल्सो नीड हेल्थ एंड एजुकेशन, बट ये जो चीज़ें मिली हैं, दे कंट्रीब्यूट टू योर कैपेबिलिटी, एंड ऑल्सो दे गिव यू एजेंसी. ये नहीं है कि ये काइंड ऑफ आप ये दे रहे हैं, जब मिलता है आपको एजेंसी मिलती है. सो आई थिंक दैट इट इज़ ट्रू. ये सही बात है कि देयर इज अ डिबेट कि बिकॉज ये सब मिल रहा है, मे बी द प्रेशर टू डिलीवर हेल्थ एंड एजुकेशन जैसे उस पर प्रेशर कम हो जाता है. बट just the fact of getting all these basic needs fulfilled is very empowering and is part of what we would say is development. But with one exception, which we would agree with you, is the ease and rapid growth of cash transfer programs. Because see, जैसे हर घर में जल, when you give water to all households, it is a very powerful instrument for gender empowerment. Because who goes to fetch the water? It's the woman. If she is spending, if the water comes to the house, that not only is the labor, but it's a time saving which now she has for herself to do other things. But can I disagree with my co-author? एक जगह disagree करना है. तो पहले आप हो जाइए. ऑथर थोड़ा डिसएग्री करते हैं, फिर आपको. ठीक है. जैसे देवेश ने कहा कि ये, पर इवन कैश ट्रांसफर्स आप कह सकते हैं, इफ इट गोज इनटू द फीमेल बैंक अकाउंट, वो भी एम्पावरिंग वुमेन को, राइट. एंड जो हम अमर्त्य सेन बेसिक नीड्स कैपेबिलिटी, क्योंकि जब हमने इकोनॉमिक सर्वे लिखा था, हमने कहा था कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम इज एक्चुअली वेरी एम्पावरिंग एंड बिल्ड्स कैपेबिलिटी, एंड दीज कैश ट्रांसफर्स आर अ फॉर्म ऑफ मीटिंग दैट गोल. सो कैश ट्रांसफर में ये प्रॉब्लम है कि इट्स नॉट दैट per se it is a problem, right? That So one we wrote the first paper on हम लोगों ने पहले ये लिखा था इसी पे कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम कैश ट्रांसफर. पर इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं. वन, कंपेटिटिव रेस हो जाता है कि आप 4,000 देंगे, मैं 5,000, और इलेक्शन के पहले मैं 10 दूंगा, एंड देन इट बिकम्स अनसस्टेनेबल. ये आप मतलब कभी ना कभी आपके रिसोर्सेज जुड़ रहा है. तो अभी जैसे हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं, उन्होंने खूब प्रॉमिस किया, अब जो है उनके पास फिस्कल स्पेस तो नहीं, अब फिस्कल स्पेस नहीं है टू डू अदर डेवलपमेंट. लेकिन जो मैं शुरुआत में कह रहा था, दरअसल मेरा आर्गुमेंट सत्ता के या स्टेट के प्रोज की पर्सपेक्टिव से है. आप देखिए भाषा क्या प्रयोग हो रही है. आप गूगल करिएगा भी, प्रधानमंत्री ने दी सौगात,
सौगात हम जानते हैं क्या अर्थ है, आपको मेरे ख्याल से 2-4 20-25 मिलियन तुरंत हिट्स आ जाएंगे। तो प्रधानमंत्री अगर कहीं कोई उद्घाटन कर रहे हैं किसी सड़क का या किसी ट्यूबवेल का या किसी परियोजना का, वो देश को सौगात नहीं दे रहे हैं। स्टेट इस समय जिस तरह से प्रोजेक्ट कर रहा है, जिस तरह से वो स्टेट बताता है कि मैं कहीं बहुत ऊंची जगह बैठा हुआ हूं और मैं तुम्हें सौगात दे रहा हूं, ये डिफरेंस है। तो आप कह तो सही रहे हैं, थ्योरेटिकली उनका एम्पावरमेंट हो रहा है, लेकिन स्टेट और जो लैंग्वेज है वो आप जानते हैं सारा खेल लैंग्वेज का है। राणा दास गुप्ता ने सबाल्टर्न स्टडीज में बहुत रणदीप गुहा ने बहुत पहले बताया है कि द लैंग्वेज ऑफ इंसर्जेंसी, कितना गजब का ऐसे है वो। तो किस तरह से ब्रिटिश अपने सब्जेक्ट्स के लिए जो लैंग्वेज प्रयोग करते थे वो बताता था किस तरह से देख रहे हैं। तो इनकी जो भाषा है वो भाषा बड़ी समस्याग्रस्त है, प्रॉब्लमेटिक है। मैं उस पर कह रहा। पर इसमें भी मैं थोड़ा सा जस्ट आई थिंक लेट्स हैव अ लिटिल बिट ऑफ डिसएग्रीमेंट। सी देखिए, द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में ये सवाल ऑलवेज कम्स कि व्हाई इजंट गुड इकोनॉमिक्स गुड पॉलिटिक्स। ये सवाल अक्सर बात करते हैं, हर जगह सीएम भी करता है, ये विधायक भी करता है। पर इसमें यह है कि अगर इफ यू थिंक दैट ये सब चीजें प्रोवाइड करना इज एक्चुअली गुड इकोनॉमिक्स, गुड सोशल पॉलिसी वगैरह, देन ये है, एंड दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, प्रधानमंत्री ये वो, प्रधानमंत्री है या सी, बट द थिंग इज दैट उसमें द पॉलिटिशियन सेज कि फॉर मी if I can get credit from doing something, it helps my democratic politics, and so it actually helps the delivery. तो अगर वो पॉलिटिक्स ऐसी फंक्शन करती है तो आई थिंक इट मे बी अ स्मॉल कॉस्ट और अ बिग कॉस्ट, जैसे आपके पॉइंट ऑफ व्यू, टू डिलीवर आउटकम्स विच आर वेरी वैल्यूबल। बट दिस इज आई मीन, बट इट्स ट्रू जो आप कह रहे हैं, भाषा जो है माई बाप सरकार, मेरा जो प्रश्न है वो माई बाप सरकार बन जाती है। खैर हम इससे आगे बढ़ते हैं। लेकिन माई बाप सरकार तो काफी सालों से है। तो जब से हमारी उसकी ये तो हमारी डीएनए में है, आइडियोलॉजी, हमारी मास आइडियोलॉजी है। ये तो हमेशा ही से थी। जब 1970s में मिसेस गांधी का गरीबी हटाओ, सरकार ये करेगी, इतने कंट्रोल्स थे, वो बिल्कुल ही माई बाप सरकार थी तब भी। और एक और चीज माई बाप सरकार ये है कि उसमें अनदर थिंग इज, जब हमने किताब लिखी 2 चैप्टर पब्लिक एंटरप्राइज पे और बैंकिंग पे, ये सालों से 30-40 years इनका रिटर्न 50 साल इनका रिटर्न बहुत कम रहा है। नाउ क्वेश्चन इज कि हम इसका जो पब्लिक सेक्टर का जो क्रिएट करना was not a bad choice, you know, we wanted to do this, every country did it, पर जब एक्सपीरियंस महसूस हुआ 30-40-50 साल के बारे में कि ये रिटर्न इसके बिल्कुल नेगेटिव है या बहुत कम है, we were not able to exit those policies, and हम ये कहते हैं कि reason is ये माई बाप सरकार की सब चाहते हैं कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बने रहे, इसको टच नहीं करना। सो दोज आर द काइंड ऑफ डीपर इफेक्ट्स ऑफ माई बापिज्म। इट्स नॉट जस्ट कि और इसमें सब सरकार पे ब्लेम करना आई थिंक इज अ बिट नैरो। ये सोसाइटी हमारी सोसाइटी की गलती है कि हम सब कुछ रेज नहीं करते हैं, क्यों नहीं हो रहा। अभी भी जैसे हमने एक केस स्टडी छोटी सी की थी किताब में, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन रांची में। अब जब उसको बनाई गई तो इट वाज अ गुड आइडिया, हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन वो स्ट्रैटेजी थी। हेवी इंजीनियरिंग कंपनी, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन वुड सप्लाई दैट हेवी मशीनरी फॉर स्टील प्लांट्स, सीमेंट प्लांट्स एटसेट्रा। हमने ट्राइबल्स से वो लैंड लिया 5000 एकड़ रांची के पास, उनको करीब 1500 रुपये एकड़ कॉम्पेंसेशन दिया। वो भी मार पीट कर दिया, और वो भी कॉम्पेंसेशन दिया तो सालों उनको पैसे दिए ही भी नहीं। ठीक है, हमने कहा भाई ये देश के लिए जो है इट विल बी गुड फॉर द कंट्री। सिंस देन हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन डिड नॉट मेक अ प्रॉफिट one single year. It made it in 1 year,
Then we looked how come it made a profit in that. By selling the land which they bought from tribals for 1500 rupees at 1 crore plus rupees. प्रॉफिट का वही जरिया था केवल। हाँ, तो ये हमारी सोशलिज्म थी। और तो इसी से जो है, लेकिन तब भी कोई नहीं कह सकता था कि देखिए रांची नई स्टेट की कैपिटल है झारखंड, 5000 एकड़ लैंड है, इससे जो है रांची कैन बिकम अ ग्रेट सिटी विद अर्बनाइजेशन। आप कह नहीं सकते थे कि इसको प्राइवेटाइज भी नहीं कि आप प्राइवेट एक्टर को नहीं बेच रहे हैं, आप अपने आप ही इसकी डेवलपमेंट फॉर अदर पर्पसेस नहीं हम करने देंगे। इसमें एक और उदाहरण दूंगा जो माई बाप और सोशलिज्म की बात है। अब आप देख लीजिए जो इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी जो मिलती है आजकल ना, अभी एक दिल्ली में भी है। हाँ, फार्मर को छोड़ दीजिए, वो उसके बारे में दैट्स अ डिफरेंट पॉलिटिक्स ऑल टुगेदर ऑफ दैट। जो हाउस होल्ड को जो सब्सिडी मिलती है ना इंडिया में, वो जो गरीब लोग हैं दे गेट अबाउट 20 to 25% of the subsidy. इसका मतलब 75 to 80% of the population gets 20 to 25% of the subsidy. बाकी जो मिडिल क्लास और रिच हैं they get about 60-70% of the subsidy. ये सोशलिज्म भी नहीं है। सोशलिज्म ये नहीं कहती है आप कि मिडिल क्लास और अमीर को आप सब्सिडी दे, आपको सब्सिडी देना है तो आप गरीब को दीजिए। पर सो and this is very puzzling कि this is not socialism, this is not माई बाप सरकार, or no, this is only because of माई बाप सरकार can we justify this, otherwise इसका explain करना बहुत मुश्किल है। आप इस किताब में लिखते हैं कि आपका एक उद्देश्य ये है कि आप इस देश के इस राजनीति, इस अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ मिसकंसेप्शंस को सुधारना चाहते हैं। तो ऐसे 2 उदाहरण दें जो आपको लगता हो कि भारतीय आर्थिक राजनीति के बारे में बने हुए हैं, ऐसी अवधारणाएं, और जो आप चेंज करना चाहते हैं। मतलब आप लिख रहे हैं कि आर एम इज टू चेंज द वे पीपल थिंक अबाउट इंडिया। हाँ, शुरुआत में हाँ। तो गिव मी सम इंस्टेंसेस दैट यू वांट चेंज। ऐसी कौन सी चीजें हैं, वो कंसेप्शंस जो मिसकंसेप्शंस हैं? हाँ, तो मैं 2 उदाहरण दूंगा जी। एक अभी जो है आजकल बहुत नॉर्थ साउथ डिवाइड चल रहा है ऑन लैंग्वेज, प्रॉस्पेरिटी, जीएसटी, फिस्कल ट्रांसफर कमीशन के ट्रांसफर्स हैं। तो हम किताब में दिखाते हैं कि अगर एक भारत राज्य है तो गरीब रीजन्स होंगे, अमीर रीजन्स होंगे, एंड सम ट्रांसफरिंग ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम रिचर टू पुअरर स्टेट्स सब जगह होता है। तो ये नहीं है। पर इंडिया में ये है कि ये जो ट्रांसफर है थोड़ा दे बीन राइजिंग ओवर टाइम, बट सब लोग समझते हैं बिकॉज द पॉलिटिकल डिस्कशन एंड डिवाइड इज बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ, और साउथ भी कहती है जीएसटी आप लोग ले रहे हैं एक्सेट्रा। बट जो ट्रांसफर हो रहा है टुवर्ड द पुअरर रीजन्स, दोज रिसोर्सेज ज़्यादातर थोड़ा साउथ से आ रहा है पर ज़्यादातर वेस्ट और नॉर्थ से आ रहा है। So on the fiscal transfers and debate, it is not a north-south debate. It is a debate which, the richer places are also the west. But ये north-south क्योंकि हो गया है, it's because भाषा की, language की issue हुई, या अभी डिलिमिटेशन होने वाला है, उसमें who's going to be more affected. और वैसे भी जैसे स्पेशली तमिलनाडु, बहुत सालों से तमिलनाडु का जो सब नेशनलिज्म आइडेंटिटी है, दैट्स ऑलवेज बीन स्ट्रॉन्ग। सो मिसकंसेप्शन ये हटाना चाहते हैं कि जो फाइनेंशियल और फिस्कल रिसोर्सेज है ये नॉर्थ साउथ इशू नहीं है, इट इज़ अ ब्रॉडर इशू ऑफ द रिचर स्टेट्स ट्रांसफरिंग टू द पुअरर स्टेट्स, नॉट जस्ट द साउथ। सो ये दैट्स वन काइंड ऑफ कॉमन मिसकंसेप्शन। लेकिन अगर हम इसको ऐसे देखें कि जो स्टेट्स हैं जो साउथ ऑफ गोदावरी हैं, वो कहीं अधिक रिच हैं वो, तो उस तरह से ये आर्गुमेंट बन जाता है नॉर्थ साउथ डिवाइड। आप कहना चाह रहे हैं नॉर्थ साइड डिवाइड को अपन फिस्कल ट्रांसफर से आईने से ना देखें, लेकिन वो 4-5 जो राज्य हैं वो तो अमीर हैं ही। लेकिन हरियाणा भी अमीर है, वेस्ट महाराष्ट्र गुजरात भी अमीर है, महाराष्ट्र गुजरात, तो ये साउथ नॉर्थ ही नहीं है। और जो रिसोर्सेज जाती हैं हम सोचते हैं वो सिर्फ
जो पहले हम कहते थे बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जो हम पहले कहते थे उनका एक टर्म था, बट दे ऑल्सो गो टू ईस्ट वेस्ट बंगाल, तो नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर तो बहुत जाते हैं, बट दैट ऑफ कोर्स ऑल्सो हैड अदर रीजंस कि हमने किया, पर उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को भी काफी, ईस्ट को भी काफी जाता वेस्ट है। बंगाल। हाँ, ईस्ट। सो ये नॉर्थ साउथ जो है, it is a political problem, but it's not a fiscal or an now of course एक और मैं उदाहरण मिसकंसेप्शन करूंगा, मे बी लेट्स टॉक एक और दीजिए, दो चाहिएगा जी। एक आप बताएं। हम जब ये सोचते हैं सेंट्रलाइजेशन, वी ऑलवेज थिंक ऑफ सेंटर वर्सेस स्टेट्स. We show कि real much more centralization is between states and the third tier. म्यूनिसिपैलिटी। both urban and rural. So we show कि US जो other giant देश हैं, China and US, most of government employees are at the central first tier and the third tier. State governments are the smallest. India is the opposite. State governments, so if they are a inverted U, we are a U. If you see where the maximum employment is, in India it is the second tier, China and US it is the third tier and the first. म्यूनिसिपैलिटी। तो मतलब इसका ये इफेक्ट है कि द अर्बन लोकल गवर्नमेंट हैज़ बीन हाईली निगलेक्टेड, स्टार्व्ड ऑफ रिसोर्सेज, और इंडिपेंडेंस ऑफ एक्शन भी नहीं है. तो 74th amendment, 73rd has been valid, but 74th amendment, which is urban, has been killed by the states. And even though 21st century, it is cities that will drive growth, but cities have been, आप स्थिति तो जानते ही हैं शहरों की, ये जो है state governments simply do not want to leave control because the money is to be made in real estate in the cities. आपने जी हाँ। एक और तीसरा शॉर्ट उदाहरण मैं दूंगा, विच इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज जैसे हम कहते हैं कि इंडिया की ग्रोथ रेट, चाइना की बहुत ज़्यादा रही है इंडिया की ग्रोथ रेट. चाइना 40 साल 10% एनुअली ग्रो करी और इंडिया 4.5, 5, 6%. पर अगर इफ़ यू लुक एट इट विद इन इंडिया, जो सदर्न स्टेट्स हैं या वेस्ट है या हरियाणा है, they have performed just like China and for as long. तो हम ये नहीं कह सकते that India is not capable of growing like China. It's just that only 1/3 of the population was able to grow like China. Then सवाल उठता है कि क्यों? And those are the things we need to focus on. ये नहीं कहना चाहिए जवाब दें, बताएं क्या वजह रही. I mean, ये जवाब तो ये है कि स्टैंडर्ड गुड गवर्नेंस वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए. जो इंडिया में जो अभी भी जो रेगुलेटरी स्टेट जो है, अभी देखिए पिछले 3 महीने में कितने केसेस हुए हैं. कस्टम्स हैरास कर रही है, जीएसटी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ओनरस है, मतलब ये तो ये सब. एंड तमिलनाडु फॉर एग्जांपल नाउ इन द लास्ट, एंड आंध्रा एंड कर्नाटका, पिछले 2-3 साल में काफ़ी उन्होंने चाइना जो इन्वेस्टमेंट गई है आ रही है इंडिया. एप्पल फॉर आईफोन जो है, ये सब उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब जो फैक्ट्री हैं जो अभी तमिलनाडु में है, ये सब फैक्ट्री क्यों ना उत्तर प्रदेश में या बिहार में या मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता है. लेकिन यूपी, बिहार में, but also we show the biggest decline of any state in India has been West Bengal, which was one of the richest states in 1950, most industrialized. Most intellectual, among perhaps claim to be. वो बेनिफिट है कि डिसएडवांटेज है, वो उसकी चर्चा बाद में करेंगे. दावा करते थे वो लोग. हाँ, लेकिन there's no state that has seen as steep a decline, even though it has barely had 3 chief ministers since 1977. मतलब काफी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही है, right? So compared to, और अगर हम पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को एक पैमाना माने तो इसके बावजूद. हाँ,
क्यों? राइट? नेबरिंग बांग्लादेश, जब पार्टीशन हुई, वेस्ट बंगाल वाज मच मोर इंडस्ट्रियलाइज्ड देन ईस्ट बंगाल. अब जो है देखिए, ईस्ट what was East Bengal now for Bangladesh, look what it has done in garment exports. Why couldn't West Bengal do it? Because of the nature of the politics, the nature of the ideology, and the refusal to learn of what they could have नेचर done. ऑफ आइडियोलॉजी और पॉलिटिक्स बोल रहे हैं. पिछले 10-12 साल में आप देखें कि रिफॉर्म का जो पहला फेज था, कई सारे एंटरप्रेन्योर्स निकल कर आए थे आईटी सेक्टर से. पिछले 10-12 साल से सिर्फ 1 या 2 बड़े उद्योग घराने उभर रहे हैं, और उनकी खासियत ये है कि वो जिस तरह का काम करते हैं, वहाँ शायद वहाँ कोई पेटेंट नहीं है उनके पास कोई बड़ा. उन्होंने क्या किया है, अडानी के उदाहरण के तौर पर इतनी वेल्थ आई है, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन किस तरह का है टेक्नोलॉजी में, इनोवेशंस में, R&D में. इस पर आप टिप्पणी करें कि पिछले 10-11 साल से या 15 साल से जो हमारी जो विकास यात्रा है वो कहाँ जा रही है. You want to take it? You want me? First, क्योंकि ये पॉलिटिकल सब्जेक्ट भी है ये. नहीं, so I think, see, large companies driving growth was what happened also in Korea. Tribal जिसे बोलते हैं, Samsung, LG Group, all of that. एक बहुत फर्क था कि they were required to export. When you are required to export, you have to compete internationally. You have to compete on not just price and quality, but as you grow, on innovation. यहाँ पर जो है, जो आप ग्रुप की बात कर रहे हैं, their focus is on what we call non-tradable goods, not on exports. Infrastructure हुआ, airports हुए, हैं, जहाँ पे रेगुलेशन भी बहुत जहाँ रेगुलेटरी इंटेंसिटी है, तो अगर आप रेगुलेटर को खुश बाईपास कर सकते हैं या फेवर भी खुश सकते हैं. खुश कर सकते हैं, तो you can do well. So if you don't have to compete internationally, then the domestic politics matters. How you manage it matters much more. You don't need innovation. Now, one has to also acknowledge that these groups have built good infrastructure, जो भी है, airports हैं या जो हो रहा है in solar या Reliance की जो refineries हैं, they are in many ways, but they don't require innovation. So that is why the number of international patents large company like a Huawei has or Samsung has, and our biggest groups are just not there. No, but इसमें एक और चीज़ है which is जो important बात है, that मान लीजिए जो देवेश ने कहा कि they've done, आपने हिंट किया कि उनको फेवर्स मिलते हैं एक्सेट्रा, पर अगर आप पिछले 3-4 साल देखें, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन स्टैग्नेंट और FDI भी कम हो रही है. एंड आप देखिए तो जो अंडरलाइंग मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, फिर भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, वो नॉट जस्ट बढ़ नहीं रही है. तो ये जो 2-3 बड़े ग्रुप्स हैं, ये क्या करते हैं, दैट्स वन टॉपिक फॉर डिस्कशन, बट दे शुड नॉट हैव द इफेक्ट of stifling competition and other actors to invest. But they are doing it precisely. So that's the downside. That is the bigger fear. That's the bigger downside. Bigger negative is not what they are doing, but what they are not allowing, or what the fear that smaller parties have कि अगर हम इस क्षेत्र में जाएंगे और सफलता खा जाएगी. ये खानी जाएगी, पर सरकार भी उन्हें फेवर्स देगी वो जो हमें नहीं मिले. टेक ओवर कर, हॉस्टाइल टेक ओवर. So I think that is the investment. And partly with, whatever is the truth, we don't know always what the facts are, but the fact that there is fear, I think is true.
तो इस तरह से जिस मोड़ पर हम आ गए हैं, हमारी अर्थव्यवस्था के जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको कहीं ना कहीं ये डर भी है जो आप कह रहे हैं जो। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, आप एक बस थोड़ी सी देर और है बस, आप हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कल प्रधानमंत्री आपको, उदाहरण के तौर पर आपको 5 मिनट का समय दें या 10 मिनट का दें और आपके पास समय हो कि आप उन्हें 1 या 2 या 3 पॉइंट का एजेंडा दें और शायद वो इम्प्लीमेंट भी हो जाए, तो क्या कहना चाहेंगे आप उनसे? ये बहुत ही मिस्चिवस सवाल है क्योंकि हमने किताब में ये एंड में लिखा है कि हम ये 1 2 3 का लिस्ट हम नहीं देंगे क्योंकि मैं लिस्ट दूंगा, देवेश कहेंगे नहीं नहीं मेरा लिस्ट तुम्हारे लिस्ट से बेटर है, तो देवेश विल से हायर एजुकेशन, आई विल से मैन्युफैक्चरिंग, पर सो वी कैन हैव अ लॉन्ग डिस्कशन। पर एक चीज हम we write in the book. what we write in the book is, देखिए हमारी जो बहुत अचीवमेंट्स थी, नेशन बिल्डिंग, डेमोक्रेसी, relatively open society, strong institutions, those have served us very well even for the successes that we achieved later. तो what to do list नहीं, हम what not to do लिस्ट आपको कहेंगे। जी बताएं। वो सिर्फ एक चीज़ है, एक चीज है, डू नो हार्म। आई जो हमारी स्ट्रेंथ्स थे, हमारी मोस्ट, एक वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण देखिए, आप दिल्ली का पोल्यूशन देख लीजिए। दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल जिसमें कोऑपरेशन चाहिए बिटवीन द स्टेट्स। यू नीड मल्टीपल एजेंसीज टू सॉर्ट थिंग्स आउट। ये जो सेंटर और स्टेट्स का जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हम कहते हैं, एवरीथिंग इन इंडिया गोइंग फॉरवर्ड रिक्वायर्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। आपको एग्रीकल्चर सॉल्व करना है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। दिल्ली का पोल्यूशन, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। जीएसटी, तो even that relationship of trust between the center and the states, which is one of the big achievements we had over time, उसको undermine ना करें। वो erode हाँ, वो नहीं। So do no harm में all these things जो हमारे सक्सेसेस हैं, बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही फ्रैजाइल हैं ये सक्सेस। आप देखिए दुनिया में जो नेशन बिल्डिंग जो है फट से हो सकता है। अभी जो वेस्ट में जो इमिग्रेशन का प्रॉब्लम है, वो यही प्रॉब्लम हो रहा है कि यू नो क्राइसिस ऑफ नेशनलिज्म, एग्जैक्ट, वो इंस्टेबिलिटी क्रिएट करती है। जी। तो वो हम जो हमने किया उसको अनडू ना करें, डू नो हार्म। अगर करें तो 1.4 बिलियन ट्रस्ट इन द 1.4 बिलियन यंग, जैसे यहाँ पे है, एस्पिरेशनल एंटरप्रेन्योरियल इंडियंस, एंड देन सी व्हाट हैपेंस। So medicine में doctors have to take what is called a Hippocratic oath. डू नो हार्म। Do no harm. I think our politicians should have that. I think there's only one small thing to add to Arvind is that what is the one thing we have in excess of? It's people. What is the one thing we have most underinvested in? people. Is people. Why have we most underinvested in the one thing we have the most of? And second, if you do not trust your own people, how are you going to build your country? That the more trust you give, the more trust you will get. And so having much greater trust in our own people, investing in them, in their capabilities to build their country, that is the one thing that every politician should think about. मैं एक आखिरी बात पूछूंगा आपसे, थोड़ा सा इस चर्चा का इसको विस्तार देते हुए। मुझे मालूम है कि आपकी शास्त्रीय संगीत में बहुत गहरी दिलचस्पी है, क्लासिकल म्यूज़िक में, और मुझे मालूम है कि आप दोनों ही सिर्फ अपने विषयों तक सीमित नहीं हैं, इंटरडिसिप्लिनरी स्कॉलर्स हैं। जिसे हम आर्थिक विकास कह रहे हैं, उसमें बौद्धिक विकास, सांस्कृतिक विकास, इंटेलेक्चुअल डिसेंट और कल्चरल डिसेंट, इसका क्या योगदान है? What is the contribution of culture and intellectual activity and dissent in what we call development odyssey? So इस साल की Nobel Prize is about that. Yeah, and just to जो Devesh said last time, जो trust in the people जो है, I think a key aspect of that is exactly to allow them to flourish, express themselves, and on a variety of areas, जो आपने कहा culture, intellectual,
जैसे इस साल के नोबेल प्राइज विनर्स उन्होंने क्या कहा है कि that if you look at the history of the Western development or even the industrial revolution जो हुआ है, टेक्नोलॉजी वगैरह हुआ है, but what was important was a culture of openness to ideas, a culture of, you know, talent, expertise, a belief in progress, and वो it's very important. So, you know, that culture of, जैसे अभी we need talent, expertise. We must believe in talent and expertise. We must believe in talent and expertise that will say critical things. That will say, you know, ideas कब आएंगे अगर सब भक्तों से नहीं है। Exactly. तो that is the big lesson जो आपने पूछा. It's a very good question to end with because this is, I think, जब हम कह रहे थे कि do no harm, this is part of that do no harm. हम a sixth of humanity हैं, हमें इस पे गर्व भी होना चाहिए, लेकिन चूंकि हम मानवता का 1/6वां अंश हैं, तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि किस तरह से, जैसे अभी प्रोफेसर कपूर ने कहा, क्या हम अपने समाज में अपने मनुष्य पर उतना निवेश कर रहे हैं, उसे उतना उठा पा रहे हैं जितना वह ऊपर जा सकता है। यह मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चुनौती होगी आगामी 10-20 सालों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर सुब्रमण्यन, बहुत बहुत थैंक यू सो मच प्रोफेसर कपूर।